स्टूडेंट्स तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 में। हमारे पास हम बेसिक मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करने वाले। हमारे पेपर में सालाना बुनियाद पर एक सवाल आता है जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं होती। हमसे कहा जाता है कि हम पहले तो ये पता करें कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत है तो किस रूल को वायोलेट, कुछ कौन सा रूल उसमें वायोलेट हो गया है उसके कॉन्फ़िगरेशन में। पहले तो हम ये बताएं और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सही भी करें। तो ये हमारे पास सवाल होता है जो पेपर में आता है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जाती है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम कहते हैं कि किसी शेल में, मिसाल के तौर पे एक शेल है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कि फला शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हम ये किस बुनियाद पे कहते हैं? हमारे पास क्या वजूहात हैं जो हम ये बात करते हैं? तो हमारे पास जो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम ये बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो हम उसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स इसको डील करते हैं और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, किसी भी एटम में अगर हम किसी एक एटम का स्ट्रक्चर बना लें रैंडमली, मान लें ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स हैं, ये शेल्स हैं। इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। The space outside the nucleus where electrons revolve is known as orbit, shell और energy level। 3 नाम है इसके। इसको ऑर्बिट भी कहा जाता है, शेल भी कहा जाता है, इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। और इन ऑर्बिट्स को या इन शेल्स को नाम दिया जाता है कैपिटल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, K, L, M, N एंड सो ऑन। आगे O, L, K, L, M, N, O, फिर P, इस तरीके से सो ऑन शेल के नंबर्स होते हैं। अब किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, इस चीज के ऊपर बात होती है। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का जो तरीका है वो है ये फॉर्मूला 2n²। इस फॉर्मूला की मदद से हमें पता चलता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो मैंने एक सपोजिशन में आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगर इसमें आप गौर करें तो इसमें जो पहला शेल है उसको हम K कहते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M, अगर चौथा बनाऊंगा तो चौथा शेल N कहलाएगा एंड O, P, so on, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होकर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताता है। तो पहला शेल जो K शेल है उसका नंबर क्या है? N, उसका जो नंबर है वो क्या है? 1। पहला जो शेल है K। तो फॉर्मूला में जो N है वो बेसिकली नंबर ऑफ शेल है। तो अगर मैं इधर 1 N की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहला जो शेल है K उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से जो दूसरा शेल है, अब दूसरे शेल का नंबर क्या होगा? 2। तो इस n की जगह पर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से तीसरे शेल की बात करें तो उसका नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से चौथे शेल की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से मामला चलेगा। तो पहली बात हो गई शेल। शेल के बाद अगर हम आगे नजर डालें तो शेल के बाद आता है सब शेल। These are the subdivision of orbit or shells. There are 4 types of subshell that are termed as S, P, D and F subshells. Following table indicates maximum capacity of a subshell of containing electron. तो सबशेल क्या है भाई? सबशेल शेल के बाद आता है, या ये कह लें कि शेल में सबशेल होता है, ठीक है। अब 4 तरह के सबशेल्स होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। हर सबशेल की अपनी एक मैक्सिमम टेंडेंसी होती है।
कि वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है। जैसे एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। डी में 10 आ सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं। एफ में 14 आ सकते हैं, 14 से ज्यादा। इसी तरीके से मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इनमें सब शेल में कितने होते हैं? तो मैक्सिमम ऑर्बिटल्स जो इनमें होते हैं वो एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आ गए ऑर्बिटल्स। These are 3-dimensional space outside the nucleus or outside the nucleus of any atom। और ये 3-dimensional लैटिस होते हैं तो इनका कोई खास शेप भी होता है। तो 4 टाइप्स के होते हैं ऑर्बिटल्स हमारे पास। एक होता है एस ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल होती है, फिर पी ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप डम्बेल होती है। डम्बेल इस तरह का शेप होता है इसका। डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होता है इस तरीके से। और पी ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, ड्रॉ नहीं कर सकता उसको। अब 3 टर्म्स आपने पढ़ी, शेल, सबशेल और फिर ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन तीनों में होता है, बिल्कुल होता है। अब इसको आसान एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। अगर आपकी बात की जाए, आप कहाँ रहते हैं भाई? आप मिसाल के तौर पे आप कराची में रहते हैं। भाई कराची के किस इलाके में रहते हैं आप? कराची के इलाके डिफेंस में रहते हैं, डीएचए में मिसाल के तौर पर। भाई डीएचए में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई आपका घर का नंबर भी तो होगा, मतलब कोई हाउस नंबर होगा ना, वो जैसे कि A2, B3 इस तरीके से हाउस नंबर्स होते हैं, हाउस नंबर भी होगा। तो ये जो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल है ना, ये ऐसी कहानी है। मिसाल के तौर पे शेल जो है वो बेसिकली शहर का नाम है, और सब शेल जो है वो बेसिकली मोहल्ले का या उस एरिया का नाम है जहां आप रहते हैं, उस शहर में। और ऑर्बिटल वो घर है एग्जैक्टली उस एरिया, उस शहर में जहां आप रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही शेल में होता है, शेल में मोहल्ला होता है, एरिया होता है जहां पर जिसे आप ऑर्बिट कहते हैं, सब शेल कहते हैं। और फिर उस सब शेल में कोई एक घर होता है जिसे आप ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कराची में रहता हूं तो मैं पूरे कराची में रहता हूं, एक दिन एक जगह रह रहा हूं, एक दिन एक घर में, एक दिन एक घर में, इस तरीके से पूरी जिंदगी गुजारूंगा। ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर मोहल्ला होगा, उस पर्टिकुलर मोहल्ले में, उस पर्टिकुलर इलाके में कोई एक पर्टिकुलर घर होगा जहां मैं रहता हूँ। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का भी सिलसिला कुछ ऐसे ही है कि शेल होता है शहर, शेल के बाद आता है सब शेल, वो इलाका या एरिया, और फिर सब शेल के बाद आता है ऑर्बिटल, यानी कि उस इलाके या एरिया में घर जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इससे मजीद आसान तर बात नहीं की जा सकती। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भी होता है, इलेक्ट्रॉन सब शेल में भी होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में भी होता है। बेसिकली ऑर्बिटल होता है सब शेल के अंदर और सब शेल होता है शेल के अंदर, इसीलिए वो एक ही बात कहलाती है। ठीक है, तो आपने बातें याद रखनी है कि आपके पास जो शेल होता है उसको KLMNOP इस तरीके से बुलाया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट के रिप्रेजेंटेशन। सब शेल को हम SPDF के नाम से बुलाते हैं, कैरेक्टर से, स्मॉल SPDF, और ऑर्बिटल्स को भी हम SPDF से ही बुलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम करना है। देखिए, अगर कभी हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो एड्रेस बताने का तरीका ये होता है कि हम एड्रेस में अपना हाउस नंबर बताते हैं, हाउस नंबर के साथ अपना एरिया बताते हैं, अपना इलाका बताते हैं कि जहां हम रहते हैं, और इलाका बताने के बाद लास्ट में हम शहर बताते हैं कि इस शहर में रहते हैं। तो ये 3 बेसिक नॉलेज होती हैं जो हम किसी को भी अपना एड्रेस बताते हुए बताते हैं। अपना हाउस नंबर, वो इलाका जहां पर हम मुकीम हैं, और वो शहर जहां पर हम रहते हैं। मतलब ये 3 चीजें, ये सीक्वेंस होती है घर की एड्रेस बताने की। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस बताना पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए भी हमारे पास कुछ खास किस्म का एक रिस्ट्रिक्शन है। किसी को भी आप जब एड्रेस बताते हैं तो अधूरा एड्रेस नहीं बताते, बल्कि पूरा एड्रेस बताते हैं। ठीक है,
कंप्लीट एड्रेस आप अपना हमेशा उसको बताएंगे, कभी भी अधूरा एड्रेस नहीं बताएंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाउस नंबर बताकर छोड़ दें, ना एरिया बताएं ना शहर बताएं। ना ऐसा हो सकता है कि आप अपना हाउस नंबर बता दें और एरिया बता दें, शहर ना बताएं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वो एरिया दूसरे शहरों में भी हो। फिर तीसरे पे नंबर पे आप अपना शहर भी बता देते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को भी पता करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत होती है। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली अ सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की का एड्रेस ये क्वांटम नंबर्स बताते हैं बेसिकली। अब 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि किसी एटम के किस जगह पर इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। वो 4 नंबर कौन से हैं? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, साथ ही स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो ये 4 नंबर्स हैं बेसिकली जो हमें बताते हैं। अब बारी बारी देखते हैं कि कौन सा नंबर हमें क्या चीज और किस तरीके से बताता है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 3 चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में: शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। शहर, उस शहर का कौन सा मोहल्ला और उस मोहल्ले का कौन सा घर, ऐसे याद रखिएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शहर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शहर में, यानी कि हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन तक होती है। अब इसमें किस तरीके से फॉर्मेशन होती है देखें। जो 1 है वो k के लिए होता है, 2 जो है वो l के लिए होता है, 3 जो है वो m के लिए होता है, 4 जो है वो n के लिए होता है, 5 होगा तो वो o के लिए होगा, 6 होगा तो वो p के लिए होगा, एंड इस तरीके से सो ऑन। ठीक है। तो पहला हमें जो क्वांटम नंबर है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर। तो दूसरा क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये हमें किस बारे में बताता है? दूसरा क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन, पहले क्वांटम नंबर से हमें शेल का पता चला, दूसरा क्वांटम नंबर जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हमें सब शेल का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल का हिस्सा है। ठीक है। 4 सब शेल से S, P, D एंड F, 4 सब शेल्स। तो हमें दूसरे क्वांटम नंबर से इन सब शेल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 4 क्वांटम नंबर से 4 सब शेल्स से S, P, D एंड F और L की वैल्यू, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है। याद रखिएगा 0 से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से शुरू होती है और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होती है। 0 रेफर करता है S को, 1 रेफर करता है P को, 2 रेफर करता है D को एंड 3 रेफर करता है F को। इस तरीके से हम सो ऑन चलते हैं। और इसमें अगर हम SPDF सब शेल के हवाले से बात करें, इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल्स में होता है, यानी कि जो शेल्स होते हैं बेसिकली ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इसमें हर सब शेल की अपनी एक खास एनर्जी होती है, हर ऑर्बिटल की अपनी एक खास एनर्जी होती है, हर शेल की अपनी खास एनर्जी होती है। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है एनर्जी का, तो सबसे कम एनर्जी s ऑर्बिटल की होती है, उससे ज्यादा p की होती है, p से ज्यादा d की होती है और d से ज्यादा f सब शेल की एनर्जी होती है। अजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन किस घर में मौजूद है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शहर बताएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें मोहल्ला या एरिया बताएगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उस एरिया या उस मोहल्ले का घर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस घर में मौजूद हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को डिनोट किया जाता है m से। अच्छा, इसकी वैल्यू ना वही होती है जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की होती है, यानी कि L की जो वैल्यू होती है
सेम वही वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की यानी कि L की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू माइनस से शुरू होकर प्लस तक जाती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखिए s ऑर्बिटल की वैल्यू मैंने भी बताई प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर में कि s ऑर्बिटल की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, t की वैल्यू 2 होती है और f की वैल्यू 3 होती है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया इसमें कि माइनस से शुरू करके प्लस तक जाना है, तो s की वैल्यू 0, अच्छा 0 माइनस प्लस 0 0 ही होता है, तो इसके वैल्यू ऑफ m इज 0 ओनली। अब p की बात करते हैं, तो p का अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आता है 1, तो p का अजीमुथल क्वांटम नंबर है 1, तो अगर इसको माइनस से स्टार्ट करके मैं प्लस तक लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा, -1 फिर 0 फिर +1। इसी तरीके से d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल की वैल्यू आती है 2। अब इसमें भी वही सेम सिनेरियो है कि माइनस से स्टार्ट करके आपको प्लस तक जाना है, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरीके से अगर f ऑर्बिटल की बात करें जिसकी वैल्यू है 3, तो इसमें भी माइनस से स्टार्ट करके प्लस तक जाना है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अब ये जो आपने माइनस से स्टार्ट करके आप 0 तक गए, तो इससे बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि किसी मोहल्ले में टोटल घर कितने हैं, घरों की तादाद क्या है। देखो यानी कि मैंने बताया था s ऑर्बिटल में, s और सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, ये रहा एक ही घर है। p में कितने घर हैं, p में 3 घर हैं। d में कितने घर है भाई, d में 5 घर हैं। f में कितने घर है भाई, f में 7 घर हैं। बेसिकली जो हम माइनस से प्लस तक आते हैं ना, तो बेसिकली हमें घर बताता है कि कितने घर हैं एक सबशेल में, सही है। और एक घर में एक और बात भी बताता चलूं यहीं पर ही, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 से ज्यादा एक घर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। एक घर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नॉट मोर देन 2, याद रखिएगा बात। तो 0 यानी कि s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही घर है, p ऑर्बिटल में 3 घर हैं, d ऑर्बिटल में 5 घर हैं और s ऑर्बिटल में 5 और 2 7 घर हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। और एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपने ये जो बेसिक बातें हैं ये सारी याद रखनी है। जब ये बातें सारी याद रखोगे तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जरा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सारी बातों को जल्दी से समराइज कर लेता हूं। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये ऐसे ही है कि आप किसी शहर में रहते हैं, उस शहर के किसी मोहल्ले में रहते होंगे, उस मोहल्ले के किसी घर में रहते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उस शहर में, उस शहर के किसी मोहल्ले में, किसी मोहल्ले के किसी घर में होता होगा। तो शहर का नाम जो है वो शेल कहलाता है और मोहल्ले का नाम जो है वो सबशेल कहलाता है और घर का जो नाम है वो ऑर्बिटल कहलाता है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो क्वांटम नंबर्स होते हैं, बेसिकली 4 नंबर्स हैं, उन 4 नंबर से हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का अंदाजा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शहर के बारे में अपडेट देता है। दूसरा क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो हमें घर के बारे में अपडेट देता है, और सॉरी मोहल्ले के बारे में अपडेट देता है। और तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो कि हमें घर के बारे में अपडेट देता है। लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स। अच्छा, इन रूल्स को समझने के लिए पहले तो हम ये कर लेते हैं, क्या हम ये समझ लेते हैं कि किसी शेल में कितने सबशेल और कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किसी शेल में किसी एटम में कितने शेल और कितने सबशेल्स हो सकते हैं, हम आगे अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बात समझा रहा हूं, फिर इन चीजों को हम समझेंगे। देखो, पहला शेल है हमारे पास K, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है। दूसरा होता है L, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है। तीसरा होता है M, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है। चौथा होता है N, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। मैं अभी सिर्फ इन 4 की बात कर रहा हूं। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता चल गया। फिर आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ये प्रिंसिपल हो गया, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि n हो गया। अब देखते हैं L यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा याद रखना, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब n की वैल्यू से 1 माइनस करके होगी। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0।
इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1, और n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 माइनस 1 2, और n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3। यानी कि k में सब शेल एक ही होगा, कौन सा? 0 बस। अच्छा 0 पर कौन है? 0 पर हमें पता है ऑर्बिटल कौन सा होता है 0 में? सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। इसी तरीके से l जो शेल है, l में दो हमारे पास n का जो नंबर आ रहा है l में, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब इससे अजीमुथल क्वांटम नंबर इसका क्या मिला? 1 मिला। अच्छा अब याद करो, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले अजीमुथल क्वांटम नंबर में कि 0 से शुरू होता है मामला, 0 1 2 3 तक जाता है एंड सो ऑन। तो 0 पर s होता है, 1 पर p होता है, और 2 पर d होता है, और f पर 3 पर f होता है। तो यानी कि ये वाला जो सब शेल है l, इसके अंदर sp होगा और इसके अंदर p भी होगा। अब बोलो सर ये तो सिर्फ 1 इंडिकेट कर रहा है तो p होना चाहिए ना, s क्यों? भाई देखो, आगे वाला होने से पहले पीछे वाला होगा तभी तो आगे वाले पे बात जाएगी, वरना आगे वाले पे बात कैसे जाएगी? सीधे सीधे थोड़ी है कि भाई 1 है तो p आ जाएगा, 2 है तो d आ जाएगा, पीछे वाले sp और p को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। पीछे वाला शामिल होता है तभी दूसरा वाला आता है। ठीक है, अब इधर आओ, तो इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 3 मिल रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 2 के हिसाब से जरा देखो, 2 का नंबर क्या बता रहा है? सब शेल d तक ना, तो यानी यहाँ पर s होगा, p भी होगा और d भी होगा। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्या है? s होगा, p होगा, d होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? f भी आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों किस्म के ऑर्बिटल्स या चारों किस्म के नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि इससे मुझे एक बात ये समझ में आती है कि जो पहला शेल होगा किसी भी एटम का, उस पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर का एक सब शेल s, और उस एक सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज s। क्लियर? अब आ जाओ दूसरे, कोई ऐसा एटम जिसमें दो शेल हो, तो दो शेल में जो दूसरा वाला शेल होगा, पहले वाले का तो पता चल गया ना, पहला वाला तो यही होगा। जब दो शेल हैं, मिसाल के तौर पे जब N2 आ रहा है तो इसका मतलब पहला शेल तो ये हो गया, खत्म हो गई इसकी बात। अब दूसरे शेल की बात करें तो दूसरे शेल में सब शेल कितने होंगे? सब शेल 2 होंगे। कौन कौन से? S और P। और टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 ही होंगे, S और P। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो सब शेल है, अच्छा अब तीसरे अगर शेल तक जा रहे हो तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो उस एटम में लाजमी होगा। अब तीसरे पर आ गए बात, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, तभी पहला और दूसरा शेल भर के तीसरे शेल तक बात आई है। तो तीसरे शेल में टोटल सब शेल कितने होंगे? तीसरे शेल में टोटल सब शेल 3 होंगे, और 3 सब शेल्स में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। फिर हर ऑर्बिटल में जितने घर हैं वो भी होंगे। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर अगर ये एटम है न्यूक्लियस, ये पहला शेल आ गया, हटा दो, दूसरा शेल आ गया। अब ये एटम है जिसमें 3 सब शेल है, ठीक है ना। अब 3 सब शेल है, एक सब शेल कौन सा है? एक सब शेल S है, एक सब शेल P है, ये आ गया P को मैं यहाँ बना देता हूँ। फिर एक सब शेल D, ये आ गया D। इस D को मैं एक अलग कलर से शो कर लेता हूँ ताकि आपको समझे। ये D आ गया। अब ये तो सब शेल आ गए। अब एक सब शेल में अलग अलग घर भी तो होते हैं ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि S सब शेल में तो कोई घर नहीं होता, बस एक ही घर होता है। तो S सब शेल में एक ही घर है, आ गया एक घर। अच्छा P सब शेल में मैंने अभी बताया था 3 घर होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ना। तो ये P सब शेल आ गया, मोहल्ला P वाला। इस P में 3 घर हैं, 1 2 और 3। इसी तरीके से D, अब D ये पूरा मोहल्ला है। इस D में टोटल घर कितने हैं? इस D में टोटल 5 घर हैं, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, यानी कि ये हो गया आपका शेल, ये आ गया आपका सब शेल, ये आ गया आपके ऑर्बिटल्स। तो इसको ऐसे समझिएगा। अब अगर मेरी बातें समझ में आ गई, अच्छा आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ तक की जो वीडियो है ना, आप इसको 2-3 बार 4 बार जितनी बार हो सकता है आप उसको देखिए, क्योंकि जब तक ये बेसिक चीजें आपके जहन में नहीं बैठेंगी, आगे की बात आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। फिर आप उससे बार बार सवाल करते रहेंगे। उससे बेहतर यही है कि आप इस हिस्से को, इस लेक्चर को जो अभी तक मैंने डिलीवर किया है, तकरीबन 20-22-25 मिनट का लेक्चर होगा, तो इसको आप मल्टीपल टाइम रिपीट करें। तब तक रिपीट करते रहें जब तक एक एक बात आपके जहन में ऐसे ना नक्श हो जाए कि आपको मतलब कोई नींद से भी उठा के पूछे तो आपको वो बात पता होनी चाहिए। इतने हद तक आपको उसको बार बार देखना है, और बार बार देख लोगे
तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं जो इतना जो आपको फोकस करवा रहा हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ, इतना जो आपको फोकस करा रहा हूँ उसकी वजह ये कि देखो ये तुम्हें अगर आज समझ में आ गया ना तो जिंदगी में आगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर भी पढ़ोगे और सारी चीजें, तो जिंदगी में दोबारा तुम्हें कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम फंसोगे नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ये आज चीजें समझ नहीं आई ना तो तुम ये लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फंसते रहोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कभी भी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल सेकेंड ईयर में भी आता है और फर्स्ट ईयर में भी आ रहा है। अच्छा, वहां पर जो पहला चैप्टर है सेकेंड ईयर में वो पीरियोडिक टेबल का है, उसमें बहुत सारी बातें जब टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तो ये आपकी भूल है कि आपको सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जाएगी। सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई होती है। तो इसलिए इस बात का बड़ा ख्याल रखते हुए आपको यहीं पर चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटे, तो यहां से अब हम आगे मूव करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के। पहला रूल क्या है? पहला रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है N+L रूल, तीसरा है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल और चौथा है हुंड्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि पहले सीक्वेंस बेसिकली क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो मैं पहले कुछ एग्जांपल से यहां पर समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे। देखो, मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कैसे करूंगा? SPDF मैनर में। देखो, पहला शेल होता है, पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है S, और उस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1s2। ये जो 1 है ये शेल का पता दे रहा है। कौन सा शेल है? पहला शेल। ये जो S है ये सब शेल का पता दे रहा है, सही है। और ये जो 2 है ये बता रहा है कि सब शेल के ऑर्बिटल में कहां पर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स का फैसला हो गया पहले शेल में। अब पहले शेल में जगह ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। जो अगर याद ना हो तो जब लेक्चर स्टार्ट किया तो शेल वाले चार्ट को जाके देख लेना। अब दूसरे शेल पर आते हैं, तो दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक S होता है और एक P होता है। तो 2s भी होता है यहाँ पर और 2p भी होता है यहाँ पर। दूसरे ही शेल में 2 सब शेल होते हैं, s भी होता है और p भी होता है, यानी कि 2 का s भी होता है, 2 का p भी होता है। अब s ऑर्बिटल में जिंदगी भर s सब शेल में जिंदगी भर याद रखना 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। अब कितने हो गए? 2, 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक अभी भी बाकी है, तो वो कहां जाएगा? अब 2 शेल हो गए ना, अब तीसरे शेल की तरफ चलेंगे, 3s1। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर है 22 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पहले शेल में वही बात 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ही सब शेल होता है। दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एक होता है 2s और एक होता है 2p। तो 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, p में कितने आ गए भाई? 6 आ गए, ठीक है। और आते हैं 3 पर, क्योंकि 2 भी भरी है, तो अच्छा 3 पर जाने से पहले तो टोटल देख लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 6 4 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब हम चलते हैं तीसरे शेल की तरफ, क्योंकि दूसरे शेल भी भरी है। अच्छा, तीसरे शेल में कितने सब शेल्स आते हैं? तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, S P D। तो 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लिख दिए। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 लिख दिए। अब देखो कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 12 6 18। 18 के बाद, अच्छा 18 के बाद यहाँ पर फिर से 4s आता है। अब ये 4s क्यों आ रहा है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 4s2 और फिर ये हो जाता है 3d2, ये इस तरीके से होता है।
अब यहां पर ये सीक्वेंस कैसे रीच कर ली सर आपने, मतलब 3 फुल हुआ नहीं, आप 4 पे चले गए, ऐसा होता है, ये एनर्जी लेवल की बात है, ये मैं भी इसमें ही आपको समझाऊंगा। खैर आपको थोड़ा बहुत बेसिक एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी किस तरीके से, तो कैसे करोगे भाई, मैं अब समराइज करूं उसको, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करनी है कि भाई सबसे पहले आपने पहले शेल के बारे में लिखना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल का नंबर लिखोगे, पहले शेल के सब शेल लिखोगे, और उस सब शेल के हिसाब से जितने उसमें ऑर्बिटल होते हैं उसमें उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को पुट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे तक जाओगे। अब इन चारों रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। मतलब भाई देखो ये जो क्वांटम नंबर्स बताए ना अभी आपको पीछे, 3-4 क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 मैंने पढ़ाए थे, और एक मैंने नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा था कि जो आखिरी वाला स्पिन क्वांटम नंबर है मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने आपको नहीं बताया था ना, अब मैं स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, तो मैं अब स्पिन क्वांटम नंबर आपको थोड़ा सा बताता चलूं। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर ना बेसिकली 2 ही नंबर्स होते हैं, एक होता है +12, एक होता है -12, सिंपल। देखो बात कुछ ये है कि कहते ये कि जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, और मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एटम में, मतलब इस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जी स्टूडेंट्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक जैसी नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा क्यों नहीं हो सकती, देखिए जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही प्लेन पर रोटेट करना चाहेंगे तो दे बोथ हैव सेम चार्ज, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही जैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इस एक जैसे चार्ज की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन पे रोटेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके बरक्स ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट पाथवे की तरफ जाएंगे, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे की जो चार्जेस हैं उसको ओवरकम कर सकें, उसकी वजह से रिपल्जन ना हो। क्योंकि दोनों अगर इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन पर रोटेट कर रहे होंगे तो इट विल कॉज, मतलब इसकी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से एटम्स की जो मॉर्फोलॉजीज है विद इन एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से। दैट इज व्हाई दे बोथ मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे सोडियम की एक एग्जांपल लेकर इस बात को समझ लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी को अगर हम मजीद समझें तो सोडियम के इस p ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे हम px कहते हैं, इसे py कहते हैं, इसे pz कहते हैं। 2px, 2py, 2pz, तीनों 2 शेल में मौजूद। अच्छा देखो बात क्या है, बात ये है कि इनकी जो, अगर मैं इस वाले ऑर्बिटल को सिलेक्ट कर लूं px को, और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स को देखूं, तो याद रहे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, मतलब चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसी हिसाब से देख लेते हैं, अगर मैं इस वाले px की बात करूं तो देखो, अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं और ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो जो इस तरफ है उसमें देखो नंबर ऑफ शेल क्या है 2, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। इसी तरीके से सब शेल क्या है p, तो p जो है सब शेल है यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर, और अजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट होता है, तो l की वैल्यू क्या है 0 पर s होता है, और p जो है वो 1 पर होता है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर बात करें
तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर L फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यहां बताता हूं क्या था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जितना अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उतना ही मैग्नेटिक होता है, बस प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस से शुरू होकर प्लस तक जाता है। यानी कि ये -1, ये 0 और ये +1, ये 3 होता है नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब ये आपने इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले हैं दोनों को इस वाले px से निकाले ना, px का नंबर क्या है -1 ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, नहीं ऑर्बिटल की -1, ठीक है, वो भी पुट हो गई। अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई +12, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको देखो, n किसके बराबर है 2 के भाई, इस वाले की, तो n जो है वो सेकंड शेल में ना, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर है p, इसका जो सब शेल है वो क्या है p, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है 1। इसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि ये px है तो ये -1 होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका भी -1 हो गया। लेकिन अब आते हैं स्पिन पर, तो स्पिन क्या है इसकी, देखो ये क्लॉकवाइज था, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -12। अब देखो यहां पर है बात, ये चीज मैं बेसिकली जो आपको समझा रहा हूं वो ये चीज समझा रहा हूं कि 3 क्वांटम नंबर्स तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक ही एटम में एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात हमें कौन बता रहा है, ये बात हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहा है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें ये बात पता चली।